विकास के लिए ये बातें मस्ट भी है। सर पोर्ट कनेक्टिविटी को लेकर के खास प्रावधान किए गए हैं, साथ ही साथ ब्लू इकॉनमी 2.0 जिसका जिक्र सचिन साहब कर रहे थे, वो लगातार कर रहे थे। विजयन साहब, लेकिन एक बात सब लोग यही समझना चाह रहे हैं, उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो आपसे समझेंगे कि जो टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया उसका क्या कुछ मतलब है और नया टैक्स रिजीम क्या कुछ कहता है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, देख रहे हैं बजट 2024। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। अंतरिम बजट 2024 रखा जा चुका और सबसे बड़ी हाईलाइट जो आम जनता के मन में होता है, टैक्सेस को लेकर के क्या कुछ किया गया। कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यह बड़ी खबर है। विजयन साहब, क्यों और क्या नई टैक्स रिजीम अब बिल्कुल डिफॉल्ट रिजीम बनने जा रही है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की और पार्ट बी में कहा तो उन्होंने ये बताया, देखिए 2014 में 2,20,000 तक की एग्जम्पशन होती थी जो बढ़ा के 7 लाख की कर दी गई है। जो माफ़ी के साथ आपको यहाँ मैं रोकना चाहूँगा, एक और जो प्रतिक्रिया है वो लगातार हमारे पास आ रही हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं जो लगातार। Look, the last 10 years, Prime Minister Narendra Modi ji's policies, his governance, his corruption-free governance, his use of technology in governance has ensured that every person, every Indian has been touched by the government and governance through various schemes and through the determination to make sure nobody is left behind. So Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has played out not just as a slogan, as a real governance ideology and a governance theme. जी वे जी, आप बता रहे थे किस तरीके से। उसमें जो वित्त मंत्री जी ने जब डायरेक्ट टैक्स की बातें की तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि पिछले चेंजेस उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। 2,20,000 के एग्जम्पशन को बढ़ा के थ्रेशोल्ड को 7 लाख किया हुआ है। जो 2 करोड़ की प्रिजम्पटिव मॉडल था उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया। प्रोफेशनल के लिए जो 50 लाख था उसको 75 लाख रुपए कर दिया। और सिस्टम को कितना एफिशिएंट किया है, कितनी जल्दी फास्ट प्रोसेसिंग हो रही है, रिफंड कितनी जल्दी आ रहे हैं और सिस्टम किया है। और ये ध्यान में रखते हुए कि ये अंतरिम बजट है और रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने कोई चेंज नहीं किया है और नहीं करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ उसके 2 कारण हैं। एक तो रिफॉर्म जो डायरेक्ट टैक्सेस में होने चाहिए थे वो काफ़ी हद तक हो चुके हैं, और ऐसा है कि इंतरिम बजट में वित्त मंत्री की लिमिटेशन होती हैं कि उसको बजट से कोई बड़े रिफॉर्म नहीं करने होते हैं। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि डिफ़ॉल्ट रिजीम के बारे में, तो वो वित्त मंत्री जी ने लास्ट ईयर भी घोषणा की थी कि जो आज की डेट में न्यू रिजीम है वो डिफ़ॉल्ट रिजीम होगा, यानी कि वो आपका माना जाएगा जब तक कि आप पुराने रिजीम में जाना नहीं चाहेंगे। तो पुराने रिजीम में जाने के लिए आपको चुनना पड़ेगा। और नए रिजीम का कारण भी बहुत सिंपल है, 7 लाख रुपए तक का टैक्स नहीं देना कोई भी, और वेतन भोगी को 7.5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये सरकार की कोशिश है कि आप निवेश ना करके अगर खर्चा करेंगे तो आ सकता है कि आप अपने परिवार की सुविधाओं को, अपने परिवार में जो एंजॉयमेंट करना है, मनोरंजन है, जो खाने की चीजें हैं, वो उसको ज्यादा एंजॉय करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी को भी तरक्की मिलती है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, डिमांड जनरेट होती है। इसके पीछे उद्देश्य ये भी लगा हुआ था। जी बिल्कुल। और अंतरिम बजट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं। भारत की इकोनॉमी की साइज जितनी इस समय है, इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकोनॉमी
जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंच। और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या कहना है बजट 2024 पर, आइए सुनते हैं। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई है, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हम तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। और जब सचिन जी हम विकसित भारत की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, इसमें राज्यों की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। और इसमें इस बजट में हमने देखा कि राज्यों के लिए भी किस तरीके से प्रयास किए गए कि वहाँ भी जो आर्थिक विकास है उतनी ही गति के साथ हो सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुल जी। अगर आप देखें जो 4.18 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हम स्टेट्स के एलोकेशन में देखते हैं 16th फाइनेंस कमीशन के बनने के बाद, अगर हम इंटेंशन देखें जो 15th फाइनेंस कमीशन में कहा गया था कि राज्यों की भागीदारी होगी, प्रधानमंत्री ने 2015 में जब योजना आयोग से नीति आयोग बनाया तभी ये बात साफ निकल करके आई थी। और तब से अगर आप देखेंगे लगातार राज्यों की सहभागिता प्रशासन में, जो उनके कर के क्षेत्र हैं उसमें, जीएसटी के हमारे ट्रांजिशन में, और उसके बाद इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज मुहैया कराए गए हैं। और उन राज्यों ने जिन्होंने उस पैसे का उपयोग उन तमाम योजनाओं के लिए किया है जो केंद्र से है, उनके लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग की स्कीम की उसकी जो कैपिंग है वो भी आगे बढ़ा दी गई है, तो 3.75 तक वो लोग जा सकते हैं। तो ऐसे राज्य जो प्रशासनिक क्षमता और अनुशासन दोनों को मान रहे हैं, उन राज्यों के लिए ये एक बहुत ही हेल्दी साइन आज बजट में से निकल करके आया है। टोटल आंकड़ा अगर देखें तो 22.22 लाख करोड़ रुपए का आवंटन राज्यों के लिए रखा गया है। सचिन जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ लगातार विजयन साहब बने हुए हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम में। विजयन साहब, अगर हम समझना चाहें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब आता है तो हम बात करते हैं न केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो बड़ा फोकस है उसका कितना मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हो सकता है अर्थव्यवस्था पर, जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था? देखिए, वित्त मंत्री जी ने जब उन्होंने बातें की तो उन्होंने कहा फिजिकल, सोशल एंड डिजिटल, 3 उन्होंने वर्ड यूज़ किए डिजिटल की। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में यह है जो जिसे हम कंक्रीट और जो फिजिकल रूप में, टेंजिबल रूप में देखते हैं। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वो है जो कि जिसके कि हम सोसाइटी में जो क्रिएट करते हैं उसके लिए जी। और एक डिजिटल है जो आज की डेट में जो डिजिटल स्ट्रक्चर हो गया है और जिससे कम्युनिकेशन के मीन और जिसका डिजिटल का स्ट्रक्चर हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें फोकस करना है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत फोकस करना है। तो उन्होंने जब ये बातों की घोषणा की है तो उन तीनों बातों के लिए उन्होंने कहा कि फिजिकल के अंदर वो क्या कर रही हैं, सोशल में वो क्या कर रही हैं और डिजिटल में क्या कर रही हैं। आपने देखो फिजिकल में उन्होंने एक भी एरिया को नहीं छोड़ा, रेलवे से लेके पोर्ट से लेके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बात अभी चल भी रही थी जी, तो उन्होंने कहा 1 करोड़ परिवार के ऊपर सोलर पैनल लगाने की बात हो रही है। और उसमें क्या है, 300 यूनिट बिजली फ्री के अलावा आपको 15,000 से 18,000 रुपए सालाना की इनकम भी आ सकती है जी। जिसके लिए एक वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है उसके बारे में जो लगाने की बात हो रही है। ये अपने आप में बहुत किया है। जो मैं अगर इकोनॉमी के हिसाब से देखता हूँ, आम आदमी को एक बेनिफिट देना जरूरी है, साथ के साथ आम आदमी को स्वावलंबी भी बनाना जरूरी है। और जब देश को स्वावलंबी बनाना है तो आपको उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा निवेश करने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने की जरूरत है। रेलवे में उन्होंने कहा कि मैं 3 कॉरिडोर की बात करते हैं, जिसमें गुड्स की मूवमेंट की बात थी पहले, उन्होंने कहा मिनरल की मूवमेंट की बात है, सीमेंट की मूवमेंट की बात है। फिर उन्होंने कहा कि साथ के साथ में आपको हाई डेंसिटी कॉरिडोर के बारे में भी बात करने की बात कही, क्योंकि हाई डेंसिटी कॉरिडोर को भी आगे बढ़ाने की बात करने की बात की थी।
फिर उन्होंने पोर्ट्स कनेक्टिविटी की एक बात की है कि सब पोर्ट को कनेक्टिविटी, जैसे वो कहते हैं हमारा था ना गार्लैंड रोड माला के बारे में, तो उन्होंने पोर्ट कनेक्टिविटी की बात की है। इसी तरह से उन्होंने एयरपोर्ट के बारे में भी कहा कि आज की डेट में इतने एयरपोर्ट बने हुए हैं, लेकिन ये एयरपोर्ट बनाने की आगे चलती रहेगी। एक और महत्वपूर्ण बात कही कि रेलवे में जो आज की डेट में लगभग 40,000 जो आज की डेट में वैगन्स हैं, इन सबको जो नई स्कीम आ रही है वंदे भारत उसी की तरह बनाया जाएगा और सुविधा दी जाएंगी। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बातें की। तो जो ये आपने बात की फिजिकल, सोशल और डिजिटल के बारे में भी उन्होंने बहुत कहा कि कनेक्टिविटी करने की। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो रियल भारत है 65% वो गांव में रहता है, ग्रामीण में रहता है। उस ग्रामीण भारत के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आज अगर अपने आप को सस्टेन करना है तो उनको सब्सिडी जो हम फूड के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में, फार्मर के रूप में देते हैं, वो देना ज़रूरी है। दूसरा, उसको लॉन्ग टर्म के स्वावलंबी में उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसके साधन जनरेट करने जरूरी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री का जल जीवन हरेक के साथ, नल जीवन हरेक के साथ, तो इन योजनाओं के अंदर महत्वपूर्ण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है कि किस तरीके से लगातार जो सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है और ये हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है विकसित राष्ट्र की तरफ। और ख़ासतौर से अजय, अगर देखा जाए तो हरित विकास का भी इस बजट में जिक्र किया गया है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण। ये अंतरिम बजट होते हुए भी इतने जो बड़े ऐलान किए गए हैं, हम सबको इंतजार होगा पूर्ण बजट का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे और वित्त मंत्री ने विश्वास के साथ कहा कि वो लेकर के आएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। बड़ा विजन क्या है इस बजट का वो आपको बताएंगे, कहीं मत जाइए। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम अंतरिम बजट 2024। देखा मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देती, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। तो स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बता पाऊँ कि जो मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, यानी जो फोकस है वो कहाँ पर रहा है, अगर आप देखें स्पष्ट तौर पर। हाँ, बिल्कुल, विजन के बारे में बताते हैं। और विजन देखिए कितना बड़ा विजन है, उसके बारे में समझते हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बना कर रखना है। आधुनिक अवसंरचना, ये दूसरा शब्द है। और तीसरा, सभी के लिए अवसर। इन्हीं तीनों शब्दों में हम समृद्ध भारत की एक तस्वीर देखते हैं। 2047 तक का जो विजन रखा गया है, इन्हीं 3 शब्दों के इर्द गिर्द देखिए। प्रकृति यानी विकास को संतुलन के साथ, प्रकृति के साथ रखना है। आधुनिक अवसंरचना यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और सभी को समान अवसर देना है। और यही हम समृद्ध भारत बनाएंगे। 2024-25 का एक बड़ा विजन, जिसको लेकर के वित्त मंत्री ने आज एक रोड मैप रखा 2047 तक। स्पष्ट तौर पर
बिल्कुल, आप देख रहे हैं 2047 तक स्पष्ट तौर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वो पूर्ण बजट जब लेकर के आएंगी तो 2047 का एक रोड मैप रखा जाएगा देश के सामने। लेकिन इस अंतरिम बजट में 3 जो की वर्ड्स हैं जो समझना है आपको। प्रकृति पर संतुलन बहुत ही आवश्यक, भारत के विकास की नई गाथा जब लिखी जाएगी उसको संतुलन रखा जाएगा प्रकृति के साथ, ये बड़ा पॉइंट और पहला पॉइंट कहा गया है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रखा गया है और सभी को समान अवसर दिए जाएंगे जिससे कि सभी लोग विकसित भारत का एक हिस्सा बन सके और हम सब मिलकर के बनाएंगे समृद्ध भारत। ये 2024-25 अंतरिम बजट का बड़ा विजन। बिल्कुल एक बड़ा विजन और कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विकास को और सार्थक करते हुए कि किस तरीके से ना सिर्फ सभी के लिए अवसर बल्कि उसके जरिए एक समृद्ध भारत का जो निर्माण है वो हो पाए, विकसित भारत का निर्माण जो है वो हम कर पाएँ, प्रकृति और उसके साथ ही आधुनिक अवसंरचना, क्योंकि लगातार हम बात करते आए हैं किस तरह का एक जो समावेश है वो आवश्यक होता है और उसके बाद ही सभी के लिए जो अवसर है उनका सृजन हम कर सकते हैं और उसका जो परिणाम है वो होगा समृद्ध भारत, विकसित भारत, जिसका विज़न फिलहाल इस बजट में बजट 2024 और 25 अंतरिम बजट था इसमें पेश किया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन चारों को केंद्र में रखते हुए जो 3 हमारे ताकत हैं, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी, इन तीनों ही आधारभूत संरचनाओं पर हम समृद्ध भारत बनाएंगे, ये वायदा करते हुए आज वित्त मंत्री ने इस अंतरिम बजट को लोकसभा के पटल पर रखा है और स्पष्ट तौर पर प्रकृति को साथ में लेते हुए कैसे विकास करना है, कैसे हम रेलवेज को नेट जीरो बनाएंगे, 2070 तक कैसे हम कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे देश को, इन सभी की बातें आपको अंतरिम बजट के डिटेल्स में दिखेंगी। बजट भाषण में स्पष्ट तौर पर आपने सुना होगा वित्त मंत्री कह रही हैं कि कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और भारत उन नई टेक्नोलॉजीज की तरफ लेकर के देश को जाना चाहता है जो कि कार्बन न्यूट्रल होंगी, जो कि पर्यावरण पर प्रतिकूल असर नहीं डालेंगे। स्पष्ट तौर पर जो प्रकृति का संतुलन है विकास के साथ, वो पहला फोकस इस बड़े बजट का विजन के साथ वित्त मंत्री ने रखा है। दूसरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम बार बार कह रहे हैं, 11.1% की बढ़त, 11,11,111 करोड़ रुपए का जो बजट रखा गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस पर फोकस और सभी को समान अवसर, क्योंकि सभी हिस्सेदार हैं अपने अपने कर्तव्यों को करते हुए आधुनिक अवसंरचना के साथ साथ। जी, तो किस तरीके से समृद्ध भारत बनाने में हम सभी की हिस्सेदारी। अंतरिम बजट की जो कुछ हाइलाइट्स में हैं वो भी हम आपको लेकर के चलेंगे कि कौन सी बड़ी बातें हैं जो अभी तक वित्त मंत्री ने कही है, उस पर हम आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। हम समझना चाहेंगे, शायद अनिल पद्मनाभन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बजट का साइड देखिए कितना है, 47,66,000 करोड़ रुपए। कैपिटल रिसीट से आएंगे 17,64,000 करोड़ रुपए। नेट टैक्स रिसीट 26 लाख करोड़ रुपए। नॉन टैक्स रेवेन्यू से केवल 4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। विजय साहब, इन नंबर्स को समझाइए हमें। देखिए, जो बजट बनता है तो उस समय बजट में ये लगाया जाता है कि पहले हमारा एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है। रोकना चाहेंगे आपको यहाँ पर। जी वे जी, आप बता रहे थे किस तरीके से जब बजट बनाने की एक्सरसाइज शुरू होती है तो एक एस्टीमेट मांगे जाते हैं मंत्रालय से कि टोटल खर्चा कितना होना है जी। तो और देश की डेवलपमेंट को देखते हुए ये वित्त बजट बना कि 47,66,000 करोड़ रुपए का टोटल खर्चा आएगा। अब उसके ऊपर ये लगाया जाएगा कि टैक्स की कलेक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये बजट बता रहा है कि टैक्स की कलेक्शन नेट स्टेट गवर्नमेंट को जो हिस्सा देने के बाद जो बचेगा वो 26,02,000 करोड़ का आएगा। और जो ये 4 लाख करोड़ रुपए का आता है, ये सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकता है, डिविडेंड से आ सकता है, पब्लिक सेक्टर का, और बहुत सारा टेलीकम्युनिकेशन के जो लाइसेंसेज की जो फीस आती है उससे आता है। ये जो 17,64,000 करोड़ है, ये लगभग बोरोइंग को जी सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है हमारा प्रधानमंत्री का संबोधन, उस पर हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब,
महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय ले गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है। इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आरामदायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा। साथियों, हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी और ये हर परिवार को होगी। साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेमिशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो,
पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। मैं एक बार फिर सभी देशवासियों को इस ऐतिहासिक बजट के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आपने देखी। सबसे पहले दूरदर्शन नेटवर्क पर इंटरिम बजट केवल इंटरिम ही नहीं, इंक्लूसिव और इनोवेटिव भी बजट रहा और कॉन्फिडेंस की एक कंटिन्यूटी के साथ इसने एक विजन रखा है साल 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का। जो 4 स्तंभ तय किए हैं इस बजट में, युवा, गरीब, महिला और किसान, उस पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री ने उन तमाम घोषणाओं का जिक्र किया जो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उनकी बड़ी बातें क्या हैं वो आइए एक बार फिर आपको हम यहाँ बता देते हैं जिनका जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इनका जिक्र किया, अंतरिम बजट की जो बड़ी बातें थीं कि किस तरीके से ये एक तरीके की नींव है विकसित भारत की जिसको और मजबूती प्रदान की गई है। तो बजट 2024 की जो बड़ी बातें हैं, देश को 2047 तक विकसित बनाएंगे, किस तरीके से विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है और तमाम वो पहलू उनका समावेश। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्तंभ किसान, पीएम फसल बीमा योजना का लाभ अब तक 4 करोड़ किसानों को मिला है, यानी जो किसान को नुकसान उठाना पड़ता था उसके लिए उनको बीमा दिया गया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये एक बड़ा बदलाव हमारे देश में जो देखा जा रहा है। 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद मिली है। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि की अगर बात की जाए, आर्थिक मदद के तौर पर स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है कि कैसे वो बेहतर कर सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और ख़ास तौर से और जो मुख्य इसके अंश हैं, जो सार है वो हमने बताया है यहाँ पे। अजय जी, अगर देखा जाए ये तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन कई ऐसी बातें जो आम जन तक जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है विजयन साहब से एक रिएक्शन लेते हैं। ये जो बड़ी राहत की बात उन्होंने कही कि कई मतलब करोड़ लोगों को फायदा होगा और टैक्स का कंसेशन जो दिया गया, सर वो थोड़ा सा समझाइए वो क्या है? देखिए, वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सिस्टम को, टैक्स सिस्टम को बहुत एफिशिएंट और बहुत क्लीन करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, स्पीड अप करने का, डिजिटाइज करने का। तो एक सवाल था कि बहुत सारी डिमांडें हैं जो पुरानी 1962 से लेकर अभी भी रजिस्टर में पड़ी हुई हैं, जब फिजिकल रजिस्टर होते थे। तो आप आज टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो उसकी बहुत डिमांड आउटस्टैंडिंग है, तो आपका रिफंड रुक जाता है और उसमें ये विवाद है कि वो वास्तव में देनी है या नहीं देनी है या रिकॉर्ड अपडेट करना है। अब इस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2009-10 तक 25,000 रुपये तक की किसी के अगेंस्ट कोई डिमांड है किसी के बारे में, तो उसको वो खत्म कर देंगे। तो उसका सबको वाइप आउट कर देंगे और इनकम टैक्स अपने रिकॉर्ड से खत्म कर देगा। और 10,000 रुपये तक की अगर डिमांड है तो वित्तीय वर्ष 2014-15 तक उसको खत्म कर देंगे। तो आज की डेट में इनकम टैक्स के रजिस्टर के हिसाब से लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट ऐसी डिमांडें पेंडिंग है। तो 1 करोड़ ये डिमांड, एक लोग हैं जो इन सबको इसका बेनिफिट हो जाएगा। तो उनके रिकॉर्ड में इनके अगेंस्ट टैक्स की डिमांडें खड़ी हुई हैं, छोटी डिमांडें हैं जिसको कलेक्शन करना भी मुश्किल होता है। ये डिस्प्यूट है कि वो देनी है या नहीं देनी है। किस अवधि तक है सर? कब से कब तक है समय? ये 25 वित्तीय वर्ष 2009-10 तक का अगर है तो 25,000 रुपए तक का हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी का 50,000 है तो? अगर आपकी कोई डिमांड 2010 तक अगर 25,000 रुपए तक है वो तो खत्म हो जाएगी। और 2010 से लेके 2014-15 तक आएगी तो वो 10,000 रुपए तक की है तो वो खत्म हो जाएगी। और अगर उससे ज्यादा डिमांड हुई, उससे ज्यादा होगी वो नहीं खत्म नहीं, क्योंकि ये लिमिटेड साधन है छोटी डिमांडों को ध्यान में रखते हुए। तो ये छोटे टैक्स पेयर के जो यहाँ डिमांड छोटी है, ये नहीं है कि कौन सा टैक्स पेयर है, छोटा है बड़ा है, लेकिन डिमांड छोटी है और उसमें कोई विवाद है, रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ इनकम टैक्स का फिजिकल रिकॉर्ड से, या कंप्यूटराइजेशन हुआ, ऐसे समय में चालान किसी को ढूंढना, पेमेंट का एविडेंस रखना मुश्किल काम होता, तो ये इसका की उन्होंने सुविधा दे दी है। बड़ी बात है क्योंकि जो कंप्लायंस बर्डन है वो सरकार के ऊपर भी कम होगा और 1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। ये कुछ ऐसे फैसले हैं जो आम आदमी को समझ में नहीं आते, लेकिन वो फैसले कितनी बड़ी मात्रा में लोगों पर सकारात्मक असर डालते हैं, उन्हीं को हम आपके लिए सरल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जो प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही हैं उस पर ये लगातार चर्चा जारी है। आप देख रहे हैं बजट 2024।
टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support SBI Startup Branch पे। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस विशेष पेशकश में। लगातार आपको बजट की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। अब बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। एक तहखाने में पूजा की इजाजत के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ने दस्तावेज देखने के बाद मुस्लिम पक्ष से अब हाई कोर्ट जाने को कहा है। इससे पहले वाराणसी अदालत के ज्ञानव्यापी में व्यास का तहखाना खोलने के आदेश के बाद पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। आज यहां तड़के ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। वाराणसी में अदालत के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि सालों से प्रतीक्षा का अंत हुआ है। यह निर्णय काफी भावुक करने वाला है। पूरा अच्छा लगा, दर्शन हुआ है जी नंदी भगवान का। अंदर का माहौल बहुत अच्छा है इस समय। हर हर महादेव का नारा है, बाबा एक सहारा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पूरी रात हम लोग वहीं बैठे थे और वो जाली उली कट रहा है वहाँ पे, बाबा एकदम समझ लो दर्शन मिल रहा है। वहीं ज्ञानवापी मामले में मंदिर पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर्य ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम बिल्कुल हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए, हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया, वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। और संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या मामला आया और क्या आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? किया जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े हमारे विकास, क्या आप तक आवाज आ रही है हमारी? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं। सुप्रीम कोर्ट में ये मुस्लिम पक्ष ने एक अर्जेंट हियरिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और क्योंकि वो अर्जेंट सुनवाई चाहते थे, हमें पता चला कि रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को संपर्क किया गया कि वो चाहते हैं कि स्टे लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है मुस्लिम पक्ष को ये आशंका थी कि इस आदेश पे जैसे ही अमल होगा इन भक्तों को व्यास जी के तहखाने तक जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो उसको कहीं ना कहीं उसको अंतरिम रोक पाने के लिए मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की। रात को 3 बजे वो रजिस्ट्रार के पास पहुंचे। पता चला कि 5 बजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रजिस्ट्रार ने जानकारी दी कि एक अर्जेंट हियरिंग चाहता है मुस्लिम पक्ष।
लेकिन कोर्ट ने जब ये फाइल देखी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी केस की, उसके बाद कोर्ट ने पाया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस स्तर पर दखल देने की कोई वजह नहीं, क्योंकि अगर आप किसी निचली अदालत के फैसले से एग्रीव होते हैं तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और हाई कोर्ट से किसी तरह की राहत ना मिलने पर ही आप सुप्रीम कोर्ट आए। तो कोर्ट ने जब केस फाइल की स्टडी की उसके बाद सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं लगती है, और उसके चलते भी जो आपने दृश्य देखे जो आज लोगों ने दर्शन किए वहां पर उस पर किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं एक तरीके का एक सेटबैक आप कह सकते हैं लगा कि जिस तरह से उन्होंने एक कोशिश की थी कि आज कम से कम ये फैसले पर अमल ना हो पाए वहां पर निचली अदालत के आदेश पर, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, उन्हें हाई कोर्ट में इस कवायद को करना होगा। इस बीच में वहां पर दर्शन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अजय, लेकिन विकास अब ये हमें समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या इस मामले से जुड़ा, ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ा कोई मामला अभी लंबित है या अभी कोई मामला लंबित नहीं है? जो निचली अदालत ने आदेश दिया उस पर अमल जारी रहेगा? देखिए, ज्ञानवापी से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट के पास हैं लंबित, लेकिन वो अलग नेचर के हैं। यानी एक तरफ हिंदू पक्ष ने अभी हाल ही में कहा था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते जहां पर वजू करते थे पहले नमाजी, जो एक पॉन्ड कह सकते हैं, छोटा सा तालाब था, उसको सील कर दिया गया था। तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित है। उस जगह को सील बंद जगह की सफाई के लिए मांग की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से कि वहां पर साफ सफाई नहीं हो पा रही सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से। वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित हैं। लेकिन निचली अदालत का जो ये आदेश था जिसमें निचली अदालत ने ये माना था कि वो जो याचिका है जो पूजा के अपने अधिकार को, व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार को अपना एक फंडामेंटल राइट मानती है, उनकी जो पूजा पद्धति का जो राइट है उसको निचली अदालत ने माना था कि ये गंभीर मामला है और इसीलिए उनको इसकी अनुमति दी थी। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से साफ इनकार कर दिया है। बाकी जो याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में जो पहले से विवादित मामले को लेकर चल रही थी कि क्या शिवलिंग जैसी जो स्ट्रक्चर वहां पर है उसकी कार्बन डेटिंग की जानी चाहिए नहीं की जानी चाहिए, दोनों पक्षों की अपनी अपनी राय थी इस मामले पर। इस तरह की चीजें अजय वहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन निचली अदालत का फैसला जो था वो बिल्कुल अलग परिप्रेक्ष्य में था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। एक और सवाल मन में आ रहा है विकास, उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दी जिसमें कहा कि हिंदू पक्ष को भी पूजा पाठ करने का अधिकार है। उसको आप किस तरह से देखते हैं जोड़ करके इस पूरे ज्ञानव्यापी मामले से, और आगे जो केसेस हैं और भी इसके साथ जुड़े हुए दूसरे केसेस हैं उन पर किस तरह का असर पड़ने की उम्मीद है? जी अजय, मद्रास हाईकोर्ट का जो आदेश था वो असल में एक पर्टिकुलर मंदिर को लेकर के ये आपत्ति की गई थी कि उसको कुछ लोग एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह वहां पर आते हैं और क्योंकि हर मंदिर की अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं कि वहां क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं खाया जा सकता, किस तरह के कपड़े पहनकर आपको जाना चाहिए या क्या व्यवहार होना चाहिए आपका कुल मिलाकर के। तो हर मंदिर की अपनी मान्यताएं हैं, तो मंदिरों को टूरिस्ट स्पॉट मान करके ना जाएं। इसीलिए मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सबसे पहले बोर्ड लगाए जाएं कि किस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं। अगर कोई व्यक्ति जो हिंदू नहीं है वो वहां जाना चाहता है तो उसको पहले एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि वो उसका उस डीटी में या उस ईश्वर में, उस भगवान में एक श्रद्धा है जिसके कारण वो रिलीजियस कारण से वहां जा रहा है, ना कि वहां पर जाकर के वो सेल्फी लेते हैं, पिकनिक स्पॉट की तरह उसको ट्रीट करते हैं। इन सारी चीजों पर आपत्तियां जताई गई थी मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया था इसीलिए हर मंदिर के बाहर ये बोर्ड लगे कि क्या कौन लोग वहां जा सकते हैं, कौन लोग वहां नहीं जा सकते हैं, ये स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारथी इस तमाम एनालिसिस के लिए, इस खास खबर पर। लेकिन खबर यह है कि जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा पाठ की शुरुआत हो गई है और 1993 के बाद जो पूजा पाठ बंद कर दी गई थी, अब एक बड़ी राहत मिली है हिंदू पक्ष को। और ये वही जगह है जो आप देख रहे हैं कि नया कॉरिडोर बना है, काशी कॉरिडोर, और उसके सामने आपको एक नंदी जी की मूर्ति दिखाई देती होगी और उनका मुख मस्जिद की तरफ है, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद जिसे आप कहा जाता है। हालांकि पहले वो ज्ञानव्यापी का कुआं था, लेकिन अब चूंकि मस्जिद को आम बोलचाल की भाषा में उसे ज्ञानव्यापी मस्जिद कहते हैं। तो जो नंदी जी का मुख जिसकी तरफ खुला हुआ है वही तहखाना है जिसको खोला गया है, जिसको व्यास जी का तहखाना कहते हैं। और यहाँ पर जो लोग हैं, परिवार है सोमनाथ व्यास जी, वो पहले से 1993 तक उसमें पूजा अर्चना करते रहते थे, लेकिन तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इसको बंद करा दिया गया था। और आज एक बार फिर से लोगों को मौका मिला है कि उस ऐतिहासिक स्थल पर जाकर के बाबा के दर्शन कर पाएं, और काशी वालों के लिए ये आज
बहुत ही बड़े बोनस का दिन कहा बिल्कुल जा एक सकता है। भावुक पल उनके लिए भी, क्योंकि 31 साल बाद मौका मिला उन्हें पूजा अर्चना का। फिलहाल हम यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support SBI Startup Branch पे। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजना, मात्र 8.35% ब्याज दर, न कोई प्रोसेसिंग चार्ज, न कोई पूर्व भुगतान, लोन का टेक ओवर शून्य लागत पर। गृह लक्ष्मी को मिला अवसर, उनका होगा अपना घर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है, क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बजट 2024 पर हमारी खास पेशकश, और हम लगातार टेक्नोलॉजी को फोकस कर रहे हैं। पहले सेक्शन में आपको दिखा ऑगमेंटेड रियलिटी, उसके जरिए कैसे बजट की बड़ी बातें, और अब हम एक नई टेक्नोलॉजी के जरिए आपको समझाते हैं कि कौन सी वो बड़ी बातें हैं। हमारे सहयोगी असीम मिश्र जुड़ रहे हैं। असीम, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। और जैसा कि हमने देखा कि और हम सभी इस बात को लेकर चर्चा कर भी रहे थे कि बहुत सारी लोक लुभावनी बातें नहीं होंगी, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। और वही हुआ भी। हम अब कुछ स्क्रीन के जरिए आपको दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि जो पैसे आए हैं सरकार के पास और पैसे कहाँ जा रहे हैं, इसका लेखा जोखा हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो वॉल के जरिए और टच स्क्रीन के जरिए। ये देखिए रुपया कहाँ से आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए ये जो ब्लू वाला पार्ट है, यानी कि ऋण और अन्य देयताएं जो सरकार को मिल रही हैं, उसके जरिए सबसे ज़्यादा पैसा सरकार के बकेट में आ रहा है, उसमें आ रहा है, बटुए में आ रहा है। उसमें 34, अगर मैं इसको पैसे में कन्वर्ट करके बताऊं 1 रुपए के हिसाब से, तो 34 पैसे जो हैं वो सरकार के खजाने में ऋण और अन्य देयताओं के जरिए आता है। दूसरा 6 पैसे जो है वो कर रहित जो प्राप्तियां हैं उनके जरिए सरकार के पास पैसे आ रहे हैं। 2 पैसा ऋण रहित पूंजीगत जो प्राप्तियां हैं उसके जरिए पैसा आ रहा है सरकार के पास। 4 पैसे सीमा शुल्क के जरिए, 17 पैसे वस्तु और सेवा कर यानी कि GST और अन्य जो टैक्स लेवीज हैं उनके जरिए, 15 पैसे निगम कर के जरिए, 7 पैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क कस्टम जो एक्साइज ड्यूटी है उसके जरिए, और इनकम टैक्स के जरिए 15 पैसे आ रहे हैं। और सरकार, हम सभी जानते हैं अजय कि सरकार की ये कोशिश है कि जो इनकम टैक्स का जो ये जो दायरा उसको और बढ़े, लोग इसमें शामिल हों और सरकार को टैक्स दे। तो इसका आप देख सकते हैं कि 15 पैसे, तो इस तरह से 100 पैसे, 1 रुपये और 1 रुपये को हमने डिवाइड किया पैसे में, तो किस किस तरह से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पैसे आ रहे हैं वो सरकार के खजाने में वो ऋण से और अन्य जो देयताएं हैं उनके हिसाब से आ रहे हैं। बढ़े अगर आगे, और जो दूसरा जो हमारा स्लाइड है उसका अगर हम चलते हैं, ये तो कहाँ पैसा आया और कहाँ गया, लेकिन इसमें जो पैसा कहाँ हम खर्च कर रहे हैं, सरकार कहाँ पैसा खर्च पा रही है, उस पर अगर हम दिखाएं तो रुपया कहाँ जा रहा है। इसमें देखिए ब्याज भुगतान में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो हम पेमेंट करें उसमें 20 पैसे जा रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें 9 पैसे, सब्सिडी में भी हम 7 पैसे खर्च कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में हम 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना अगर हम कहूँ परसेंट में 17%, वित्त आयोग और अन्य नियंत्रण में 9%, करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है उसमें 18%,
अन्य व्यय उसमें 8% और पेंशन में 4%। तो ये हमने देखा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और पैसे कहाँ से जा रहे हैं। तो ये कुछ अहम बातें। लेकिन अगर मैं दूसरे उसमें जाऊं कि कौन कौन सी इस बार की योजनाएं आई, उन योजनाओं में अगर हम बात करें तो इस बार के बजट में जो मुख्य फोकस रहा जिन योजनाओं पर, उसमें देखिए और किस तरह से पैसे एलोकेट किए गए, हम उस पर बता रहे हैं कि फसल बीमा योजना में देखिए 14,600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस बार के अंतरिम बजट में फसल बीमा योजना को, और उससे किसानों का बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पर वो सशक्त होंगे। किसान सम्मान निधि, हम जानते हैं कि किस तरह से किसानों को आर्थिक तौर पर इसमें कुछ मदद की जाती है। 60,000 करोड़ रुपए इसमें सहायता के तौर पर, बजट के तौर पर इसमें ये दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हम जानते हैं कि इस बार सरकार ने ये लक्ष्य किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें और भी मकान बनाए जाएंगे। उसके लिए 80,671 करोड़ रुपए का आवंटन इस बजट में किया गया है। जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण, किस तरह से हर घर तक जल पहुंचे, पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन 70,000 से भी ज्यादा करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किए गए हैं। अगली योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 38,183 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। पीएम श्री योजना, हम जानते हैं कि किस तरह से जो स्कूलों के लिए है वो 6,050 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया पीएम श्री योजना में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक बार फिर से किसानों के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, सिंचाई के लिए आप देख सकते हैं 11,391 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है इस बार के अंतरिम बजट में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, लगातार इसको बढ़ाया गया है और हम जानते हैं कि 20,52,50 करोड़ रुपए इसमें अलोकेट किए गए हैं इस अन्य योजना में। आयुष्मान भारत जो PMJAY योजना है उसमें भी 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। PLI जो इंसेंटिव दिया जाता है तमाम सेक्टर्स को और चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करें, उस लिहाज से 6,200 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया ताकि लोग इसमें आएं और निवेश करें। 6,903 करोड़ रुपए किया गया है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण में। सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हम जानते हैं कि भारत इसमें लगातार चाह रहा आगे बढ़ने का, अपने आप को स्टैब्लिश करने का सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और जो इंडस्ट्री 4.0 है उस लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है सेमीकंडक्टर का क्षेत्र, और 6,903 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ें तो हम आपको बताएं कि राष्ट्रीय हरित ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ग्रीन हाइड्रोजन कहने का मतलब कि वो हाइड्रोजन जिसके निर्माण में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 उसका कम से कम उत्सर्जन कर सकें, ये होता है ग्रीन हाइड्रोजन, और उसके लिए भी सरकार ने 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। स्वच्छ भारत मिशन, हम सभी जानते हैं कि लगातार सरकार एक हैबिट बन चुका है हम सभी के लिए कि किस तरह से एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, उसके लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार के अंतरिम बजट की बात की जाए तो। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास पहल, पूर्वोत्तर के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए सरकार बहुत ही संजीदा रही है बीते 10 वर्षों में, और एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि 2,055 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए। ये एक शुरुआत की गई है। पीएम विश्वकर्मा योजना, उसके लिए भी जो आर्टिजन हैं, जो इस तरह के कामों में लगे हुए हैं, उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए अधिक की 4,824 करोड़ रुपए की जो आवंट है वो आवंटित किया गया पीएम विश्वकर्मा योजना। तो ये कुछ अहम योजनाएं, और हमने बताया किस तरह से इस बार के बजट में इनको दिया गया है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि विकसित भारत का जो 4 स्तंभ हैं, किसान, युवा, गरीब और महिलाएं, हम देख सकते हैं कि इस बार के इस बजट में इन पर बहुत अच्छा खासा फोकस किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से भी इस बार का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण। तो इन तमाम सेक्टर्स में हमने दिखाया किस तरह से पैसे कहाँ से आ रहे हैं सरकार के पास, कहाँ जा रहे हैं, और इस बार के अंतरिम बजट में आ जाए वो कौन कौन सी अहम योजनाएं हैं जिनको कि एलोकेट किया गया पैसे। तो ये कुछ डिस्कशन के जरिए हमने अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की, दर्शकों तक पहुंचाया और बजट को सिंप्लीफाई किया। बहुत शुक्रिया। और जैसा हमारे साथ बने हुए मुकुल जी, बिल्कुल वैसे जी, यहाँ एक सवाल जानना चाहेंगे आपसे। टूरिज्म को लेकर भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया, और उसमें भी खासतौर से रिलीजियस यानी आध्यात्मिक पर्यटन को लेकर जो बढ़ावा दिया जा रहा है, साथ ही बिजनेस की भी उन्होंने बात कही है। देखिए, आप जब वित्त मंत्री जी अपना भाषण दे रही थी, उन्होंने कहा कि इंडिया में अब टूरिज्म के बारे में बहुत अवेयरनेस है, और उन्होंने कहा कि आइकॉनिक स्पॉट होने चाहिए टूरिज्म के, और उन्होंने इसके लिए कहा कि इंडिया एक टूरिज्म सेंटर या डेस्टिनेशन बन सकता है। और उसी बात को उन्होंने निर्देश देते हुए ने कहा कि टूरिज्म में स्टेट गवर्नमेंट को मार्केटिंग करनी चाहिए, आइकॉनिक स्पॉट डेवलप करने चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा कि टूरिज्म स्पॉट की अब रेटिंग होगी, एक रेटिंग का कोई फॉर्म बनाया जाएगा जिससे लोगों को लग सके कि ये
टूरिज्म स्पोर्ट पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ये प्रमोट करी जाएंगे। और साथ के साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी 50 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री लोन देने की, कि आप इसको स्पोर्ट को मल्टीलेटरल डेवलपमेंट करने की वर्किंग कीजिए। ये अपना आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। और साथ में जो अभी ध्यान किया, लक्षद्वीप को जो डेवलप करने की बात की, उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को, क्योंकि वो एक बहुत आइकॉनिक स्पोर्ट है, आइलैंड है, जो दूसरे आइलैंड से उनको भी लक्षद्वीप के साथ साथ हाँ डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बातें की है उसके बारे में। विजयन साहब बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। टैक्स और तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनको हमारे लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में। और अब हमारे साथ अनिल कुमार जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ दिवाकर दिख रहे हैं रांची से, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी आंचल तैयार हैं एक बार फिर से उस ऑगमेंटेड रियलिटी के नई तकनीक के साथ, जिसके जरिए हम आपके लिए बजट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओवर टू यू आंचल। शुक्रिया अजय और मुकुल। तो साफ तौर पर जब हम बात करते हैं इस अंतरिम बजट की, बजट छोटा था लेकिन इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। तो विकास और ग्रोथ सरकार की प्राथमिकता में शामिल रहा, जिसमें हमने साफ तौर पर इस बजट में उसकी झलक देखी गई। जिन 4 स्तंभों का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, जिसमें महिलाएं, युवा हैं, गरीब हैं, और उसका जिक्र इसमें किया गया। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की जो है घोषणा इस बजट के जरिए की गई है। रेलवे, जिसमें कनेक्टिविटी यानी कि सीधा सरोकार इंफ्रास्ट्रक्चर से है। मेट्रो और नमो भारत का विस्तारीकरण किया जाएगा। और नमो भारत और मेट्रो, जब हम अर्थव्यवस्था के एक प्रगति की बात करते हैं, उसकी परिचायक यात्री ट्रेन जो हैं उनके परिचालन में सुधार किया जाएगा, या ताकि यात्रियों को सुविधा और लाइफलाइन कही जाती है जब हम भारत की बात करते हैं। भारतीय रेल और यात्री सुरक्षा और यात्रा की जो रफ्तार है उसे बढ़ाने की बात की जाएगी। हम जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन्स की और संख्या बढ़ाने पर भी सरकार का पुरजोर है। बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री के लिए नई योजना, यानी कि जो एनर्जी के अन्य स्रोत हैं, विकल्प हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से इन पर सरकार का आगे आने वाले सालों में अमृतकाल में फोकस रहेगा। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर जोर, जो कि इस बजट की मुख्य हम कह सकते हैं आत्मा सामने निकल कर आई, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी अपने संबोधन में किया। और साफ तौर पर कैसे ये जो स्तंभ हैं वो, जब हम सामाजिक संरचना, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राष्ट्र का अन्नदाता, जिसकी वजह से हम सभी के चेहरों पर मुस्कान है, यानी किसानों पर भी सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस है, जिसमें हमने देखा कि किसान सम्मान निधि योजना की जब हम बात करते हैं उसके आवंटन को लेकर जिक्र किया गया। और साथ ही साथ एग्री में जो स्टार्टअप्स हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी की गई है। और कैसे जो ई-नाम मंडीज़ हैं उनका जब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कैसे जो बिचौलिए हैं, जो आड़ती हैं और जो लीकेजेस हैं, उसमें बहुत ज़्यादा निजात मिलती नजर आई। तो ये तमाम फोकस, और साथ ही साथ 10 सालों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करवाया, यानी कि वो हाशिए पर पड़े लोग जिन्हें मुख्य धारा में शामिल करना सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल था। डीबीटी के जरिए 34 लाख रुपए जनधन अकाउंट से दिया गया, यानी जनधन वो अकाउंट जिसके जरिए जिनके पास खाते नहीं थे, जो अनअकाउंटेड थे, उन्हें भी अकाउंटेड टेरिटरी में लाया गया। और ये अपने आप में बहुत अहम बात। और महिला उद्यमियों को 34 करोड़ मुद्रा योजना के ऋण दिए गए, यानी कि जब हम महिला उन्मुखी विकास की बात करते हैं, कहते हैं ना कि एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो पूरा घर सशक्त और शिक्षित होता है। तो उस लिहाज से जैसे महिला उद्यमियों को ये लोन दिए गए हैं, वो इस बात का परिचायक है। फसल बीमा योजना के जरिए करीबन 4 करोड़ के आसपास किसानों को लाभ दिया गया। और इस बीमा कवर से जो उन्हें नुकसान होता था उससे उन्हें निजात मिली। और देश को 2047 तक कैसे विकसित बनाया जाएगा, उस गारंटी पर सरकार लगातार काम करती रही। जैसे कि हमने आपको बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। ये इस बात का अंदेशा जताता है, इस बात को रेखांकित करता है कि सर्वांगीण विकास की ओर सरकार प्रतिबद्ध है। और 11.8 करोड़ किसानों को सरकारी मदद दी गई, यानी कि चाहे उनके बीजों से मुतल्लिक बात हो, चाहे उनकी खाद से मुतल्लिक बात हो, उर्वरक से मुतल्लिक बात हो, उस लिहाज से 11 करोड़ से ज़्यादा जो किसान हैं उन्हें सरकारी मदद दी गई। और स्किल इंडिया मिशन, यानी कि प्रशिक्षण, हर हाथ को हुनर, ये प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि प्रशिक्षण के जरिए हम उन मुश्किल चुनौतियों से भी पार पा सकते हैं जिससे हमें पार पाने में मदद मिलती है। तो करीबन स्किल इंडिया मिशन से 1.4 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। 3000 नए ITI की स्थापना,
यहाँ की गई। तो जब हम शिक्षा के क्षेत्र में, गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में बात करते हैं तो उस लिहाज से अहम कदम, देश में 16 IITs खोले गए हैं ताकि उच्च शिक्षा का जो स्तर है गुणवत्तापूर्ण उसे सुधारा जा सके। स्वनिधि योजना, यानी ये वो 18 लाख वेंडर्स थे जिनको मदद मिली और ये जो मदद है अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो आत्मनिर्भर बने। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना का ऋण दिया गया, यानी कैसे महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसका जिक्र भी वित्त मंत्री साहिबा ने किया। और 10 साल में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देखते हैं तो रिकॉर्ड समय में इसे पूरा किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे में जब विकास की बात करते हैं तो 7% का योगदान है GDP में, उस लिहाज से बेहद अहम। G20 का नाम आना लाजमी था। जिस तरह से वैश्विक समस्याओं पर सहमति बनी और G20 ने वैश्विक पटल पर भारत को एक अलग ही रंग दिया। और हमारे सरकार का जो समावेशी विकास है उसमें DPI के जरिए तमाम जो अन्य देश थे वो एक रूप एक साथ करते हुए सामने आए G20 में। GST ने 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट का जो ये पूरा प्रारूप है उसे संभव बनाया। और GST पर जो टैक्स कलेक्शन है हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा अतिरिक्त आवास बनाए जाएंगे, यानी कि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें देना सरकार की प्राथमिकता है और इन्हें और आगे बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ ग्रामीण आवास का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। अपने घरौंदे का जो सपना है उसे पूर्ण करने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। मध्यम वर्ग के लिए जो लगातार कहते हैं भाई सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं, लेकिन है वो ये है कि किस तरह से यहाँ पर आवास योजना की शुरुआत की जाएगी। तो देखिए सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए अंतरिम बजट 2024 जो है वो पेश किया गया। और अहम बात यहां पर यह रही कि जो सकारात्मक काम, जो उपलब्धियां सरकार की हुई उसे वित्त मंत्री साहिबा ने रखा है। अब यहां पर हेल्थ केयर की बात करते हैं क्योंकि गुड हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उस पर सरकार लगातार फोकस करती है। तो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन को प्रोत्साहन दिया गया क्योंकि बहुत से लोग तो शायद इसके बारे में जानते भी नहीं थे। आंगनवाड़ी कार्यक्रम जो शुरू होता है जब हम बात करते हैं कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को ग्रामीण तबके तक पहुंचाना है, उसको भी उस कार्यक्रम में और तेजी लाई जाएगी। और साथ ही साथ जो वास्तविक औसत आय है कैसे उसमें 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। अहम कहानी यहाँ पर यह है कि ये बजट जिन 4 स्तंभों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था उसका परिचायक है। और जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण था उसमें भी हमने इन्हीं 4 स्तंभों को देखा जिसकी छाप इस अंतरिम बजट 2024 में भी दिखाई देती है। ओवर टू यू अजय एंड जी बिल्कुल आंचल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बजट का जो सार है एक तरीके से हमारी सहयोगी आंचल आपको बता रही थी और उसको सरल भाषा में लगातार आपको हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लमलेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup advisory and support SBI Startup Branch पे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश अंतिम बजट 2024, इसमें अपने आपको लगातार बताने किस तरीके से क्या कुछ सार इस बजट का निकल कर आया है। हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है और कोशिश यही है कि देश को कैसे विकसित भारत की तरफ हम और आगे अग्रसर कर सकते हैं। कुछ और खबरें आ रही हैं और झारखंड से जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिलहाल हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ के सामने मामला रखा है, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से। दिवाकर, जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और रात में हमने देखा था जो पूरा घटनाक्रम था। देखिए, जो राजनीतिक पारा है झारखंड का वो एकदम से गर्म है। हालांकि बारिश सुबह से यहाँ पर हो रही है, लेकिन राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है, क्योंकि देखिए कई तरह की चीजें और अटकलों का बाजार गर्म है। हालांकि चंपई सोरेन ने अपने 44 विधायकों का जो कह सकते हैं समर्थन पत्र का दावा किया है और उसके बाद उन्होंने सरकार बनाने के लिए, क्योंकि चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद विधायक दल का नेता चुना गया था और उन्होंने सरकार बनाने की दावेदारी की थी, लेकिन राजभवन की ओर से फिलहाल उनको अभी न्योता नहीं मिला है कि कब सरकार का ओथ होगा। और इस बीच जो ताजा घटनाक्रम है वो लगातार पल पल बदल रहा है। रात में तमाम जो विधायक थे, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और जो दूसरे विधायक हैं उनके जरिए यहाँ पर सरकार मिलाकर महागठबंधन की सरकार चल रही है। ऐसे में अब इन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक टूट ना जाए और पाला बदल ना ले। तो ऐसे में अब जो क्राइसिस मैनेजमेंट की स्थिति है उसको करने के लिए लगातार जो महागठबंधन का खेमा है, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वो लगातार लगा हुआ है और सर्किट हाउस में तमाम विधायकों को कल जो हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सर्किट हाउस में 43 विधायकों को रात में रोका गया था और वो आज अभी इस वक्त तक वो सर्किट हाउस में ही है। सर्किट हाउस का गेट बंद है, किसी को भी ना तो बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही किसी को अंदर आने की इजाजत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से विधायकों को एक तरीके से कैद कर रखा गया है कि विधायक किसी से संपर्क में ना जा सके। और इस बीच एक खबर ये भी आ रही है कि 2 चार्टेड प्लेन जो है वो रांची में तैयार रखने को वो दिल्ली से पहुंच रहा है और किसी भी वक्त ऐसी जानकारी या सूचना मिल सकती है कि यहाँ के जो विधायक हैं उनको या तो हैदराबाद या फिर बेंगलुरु शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। चलो दिवाकर, इन गहमा गहमी के बीच थोड़ा यह भी हमें समझा दीजिए कि क्या क्या संभावनाएं हैं राज्य में, राजनीति किस करवट ऊंट बदलने जा रहा है, थोड़ी सी संभावनाओं पर भी चर्चा कर ली जाए। क्या क्या ऑप्शंस हैं राज्य के सामने? देखिए, निश्चित तौर पर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं अभी, क्योंकि अब महागठबंधन की जो सरकार है उन्होंने दावा किया है कि उनके पास संख्या बल है वो पर्याप्त है और उनकी सरकार जो अब करीब 1 साल का यहाँ टेन्यूर बचता है हेमंत सोरेन सरकार का, वो 4 साल से किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे थे और उसके बाद लगातार एक के बाद जो उनके कई अफसर जेल गए हैं, कई कर्मचारी जेल गए और एक के बाद लगातार भ्रष्टाचार झारखंड में उजागर होता रहा था। और उसके बाद जो ये कल के बाद जो घटनाक्रम बदली है उसके बाद एक तरीके से हेमंत सोरेन का जो कुनबा है वो दबाव की स्थिति में है। महागठबंधन के लोग हालांकि लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास संख्या बल है, लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कई ऐसे विधायक हैं, करीब 5 से 6 विधायक ऐसे हैं जिनका फोन पिछले जो हम कह सकते हैं कि 20 घंटों से एक तरीके से स्विच ऑफ आ रहा है, वो संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ये जो उनके दावे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोल खुलती नजर आ रही है। साथ ही साथ जो दूसरी बात ये है कि जो हेमंत सोरेन के परिवार के लोग हैं, जैसे सीता सोरेन उनकी जो भाभी है, साथ ही साथ उनके भाई जो वसंत सोरेन है, वो भी जब चंपई सोरेन के नाम पर मोहर लगी है तब से वो नाराज बताए जा रहे हैं और जब से कल्पना सोरेन का नाम उछल रहा था हेमंत सोरेन की पत्नी का मुख्यमंत्री बनने के, तब से नाराज चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि महागठबंधन में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, लेकिन अब क्योंकि गवर्नर ने भी जो इन लोगों ने अपना समर्थन वो दावा किया सरकार बनाने का, तो गवर्नर हाउस से उनको ये कहा गया है कि सरकार
बनाने का जो आपने दावा पेश किया है, आपके पास जो संख्या बल है, उसका जो राजभवन है वो पड़ताल करेगा, तो उसका जो गहन अध्ययन वहां से हो रहा है। लेकिन इस बीच अब एक स्थिति हम ये कह सकते हैं कि चूंकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, गवर्नर ने इस्तीफा को मंजूर कर लिया है, और उसके बाद जो स्थिति बनी है कि यहाँ पर जो नई सरकार नहीं बनी है, तो अब जो हालात है कि कंस्टिट्यूशनल अगर हम कहें तो एक तरीके से क्राइसिस की स्थिति हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अगर ये हालात रहते हैं और अगर आने वाले कुछ वक्तों में अगर हम कहें कि नई स्थिति बनती है कि नया सरकार का क्या होगा, और जिस तरीके से संख्या बल में दुविधा की स्थिति दिख रही है, तो ऐसे में हो सकता है कि गवर्नर हाउस की तरफ से जो होम मिनिस्ट्री को कुछ रिपोर्ट दी जा सकती है, तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे जी दिवाकर, तो आप कई सारे विकल्प आप बता रहे हैं कि सरकार के सामने हैं, और व्यक्तियों की तरह राज्यों का भी अपना प्रारब्ध होता है, और राज्यों के नागरिकों ने जो कर्म है उसका जो प्रारब्ध है वो उनके सामने है। देखते हैं कि जो राजनीति है वो किस ओर जाती है। दिवाकर, आप पैनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिलहाल अभी बजट की इस खास पेशकश में हम आपको छोड़े जाते हैं अपनी नई टीम के साथ। मैं और मुकुल अब आपसे विदा लेंगे, और हमारे साथ आपके साथ होंगे आर्येंद्र जी और अशोक श्रीवास्तव, जिनके साथ आप इस बजट की स्पेशल पेशकश को लगातार आसान शब्दों में समझ सकते हैं। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, देखते रहिए बजट 2024। नमस्कार।